नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी नर्सिंग के क्लब के ऑनलाइन सेक्शन में। दोस्तों, हमारा पुराना वीडियो आपको कैसा लगा? उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आज हम नई वीडियो के साथ शुरुआत करते हैं, जो है कि होम हेल्थ एड का चैप्टर नंबर 8.4, जो है पोषण में हाइड्रेशन। पोषण मतलब किस प्रकार एक होम हेल्थ सहायक मरीज को खाना खिलाता है, उसका पोषण करता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कार्यसूची पहला है मरीज के देखभाल की योजना, जो स्लाइड नंबर 5 से 6 पर हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा है मरीज की देखभाल योजना का महत्व क्या होता है, जो स्लाइड नंबर 7 पर हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा है मरीज को खाना कैसे खिलाया जाता है, जो स्लाइड नंबर 8 पर हम लोग पढ़ेंगे। चौथा है दिनचर्या में मरीज को खाना खिलाने के लिए क्या सामग्री चाहिए, जो स्लाइड नंबर 9 पर हम लोग पढ़ेंगे। पांचवा है खाना खिलाने के प्रकार कौन कौन से होते हैं, स्लाइड नंबर 10 पर हम लोग पढ़ेंगे। छठा है मुंह से खाना खिलाना, जो स्लाइड नंबर 11 पर हम लोग पढ़ेंगे। सातवां ट्यूब से कैसे खाना खिलाया जाता है, जो स्लाइड नंबर 12 से 13 पर हम लोग पढ़ेंगे। आठवां नसों में तरल पदार्थ कैसे दिया जाता है, आईवी फ्लूइड कैसे दिया जाता है, स्लाइड नंबर 14 पर हम लोग पढ़ेंगे। नौवां है मरीज को खाना खिलाते समय होम हेल्थ की क्या भूमिका होती है, जो स्लाइड नंबर 16 पर हम लोग पढ़ेंगे। 10वां है चिकित्सा स्थिति 7 ग्रस्त मरीज को खाना कैसे खिलाया जाता है, सावधानियां क्या क्या रखी जाती है, इसके लिए स्लाइड नंबर 17 पर हम लोग पढ़ेंगे। 11वां भोजन परोसने के लिए दिशा निर्देश क्या होते हैं, जो स्लाइड नंबर 18 पर हम लोग पढ़ेंगे। 12वां खाद्य पोषण और आहार शास्त्र क्या होता है, जो स्लाइड नंबर 20 से 21 पर हम लोग पढ़ेंगे। 13वां आंतसोय में आहार, जो स्लाइड नंबर 22 पर हम लोग पढ़ेंगे। 14वां है मधुमेह मरीज के लिए आहार, जो स्लाइड नंबर 23 पर हम लोग पढ़ेंगे। और 15वां है हृदय रोग में आहार कैसे दिया जाता है, जो स्लाइड नंबर 25 पर हम लोग पढ़ेंगे। अब मरीज के देखभाल की योजना बनाना। जब एक होम हेल्थ सहायक अस्पताल के अंदर मरीज को खाना खिलाता है, उसे किस प्रकार योजना बनाता है, उसके बारे में हम लोग अवगत करेंगे। पहला है मरीज की देखभाल योजना का मतलब मरीज की जरूरतों के हिसाब से अपनी सेवाओं की योजना बनाना। जब मरीज को आप खाना खिला रहे हो या उसकी देखभाल कर रहे हो, तो अब आप एक होम हेल्थ सहायक अपने हिसाब से योजनाएं बनाता है। दूसरा है एक होम हेल्थ एड के रूप में आपको अपनी सेवाओं की योजना मरीज की जरूरतों के हिसाब से बनानी चाहिए। और जब होम हेल्थ सहायक मरीज को सेवाएं दे रहा है, तो योजना मरीज के अकॉर्डिंग ही बना सकता है। तीसरा है उनके जल्दी से ठीक होने में मदद करने के लिए मरीज की जरूरतों में को जानना, कि मरीज को क्या क्या चीजें चाहिए, पोषण में क्या क्या खाना खिलाना होता है, जिससे मरीज जल्दी से ठीक हो सके। चौथा है मरीज की हालत के बारे में देख रहे डॉक्टर और नर्स के साथ परामर्श करना। जो डॉक्टर मरीज को देख रहा है या नर्स देख रही है, उसके साथ आपको परामर्श करना है कि मरीज कितना की क्रियाविटी क्या हो है, उसे कौन सा खाना अच्छा लगता है, कौन सा अच्छा नहीं लगता है, उसके बारे में परामर्श करना। पांचवा है अस्पताल में उनके रहने के दौरान मरीज की गतिविधि सूची बनाना। जो मरीज एक होम हेल्थ सहायक को मरीज के प्रति इनटेक आउटपुट चार्ट बनाना, जिससे मरीज कितना खाना खा रहा है, क्या क्या चीजें वो खा रहा है, क्या क्या चीजें उपयोग में ले रहा है, उसके बारे में एक कार्यसूची बनाना चाहिए। छठा है मरीज को स्थिति बनाए रखने के लिए प्रेरित करना। मरीज की स्थिति को सामान्य रूप से बनाए रखना है, तो उसको मरीज को समझाना है, जिससे वो अपनी स्थिति को संतुलन बनाए रखेगा। सातवां है मरीज के अधिकारों को समझना और सम्मान करना और गोपनीयता को बनाए रखना। एक होम हेल्थ सहायक को मरीज की सेवा करते समय या देखभाल करते समय उसका सम्मान करना चाहिए और सम्मान के साथ उसे समझाना चाहिए उसके अधिकारों का, और उसकी गोपनीयता बनाए रखनी होती है। अब मरीज की देखभाल योजना का महत्व, क्या क्या महत्व होता है इस योजना को बनाने में। मरीज की देखभाल योजना मूल रूप से मरीज की देखभाल और चिंता पर ध्यान देती है। मरीज की कंडीशन और मरीज की देखभाल केयर पर जब होम हेल्थ सहायक अच्छी केयर देगा, तो मरीज जल्दी से ठीक हो जाएगा। उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। मरीज देखभाल योजना में मानक प्रक्रियाओं और नीतियों का पालन करना शामिल होता है, जिससे संक्रमण के प्रसार को रोका जा सके, मरीज को असुविधा से बचाया जा सके।
जे होम हेल्थ सहायक मरीज को देख रहा हो, उसकी योजना बना रहा हो, तो उनकी नीतियों का पालन करना चाहिए, मरीज की नीतियों का पालन करते हुए चलना चाहिए, जिससे कि उसे संक्रमण से बचाया जा सके और असुविधा जो हो मरीज को उसे आप लोग बचा सको। अगला है, एक होम हेल्थ एड के रूप में यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप नर्स द्वारा दिए गए निर्देशों की सही प्रक्रिया को सुनिश्चित करना होगा कि मरीज आराम से हो और प्रक्रिया के कारण यह प्रक्रिया के दौरान तकलीफ हो। एक होम हेल्थ एड की यह जिम्मेदारी होती है कि नर्स द्वारा जो निर्देश दिया गया है मरीज के लिए, उनको सुनिश्चित करना है आपको, और उसे मरीज को आराम दिलाना है, और उस प्रक्रिया को आपको प्रक्रिया को उपयोग करना है ताकि उससे मरीज को आगे उससे तकलीफ ना हो। अगला है, प्रक्रिया उपचार योजना के हिस्से के रूप में समय पर ढंग से किया जाए। मरीज का जो भी उपचार किया जा रहा हो, जो भी दवाई दी जा रही हो, जो भी खाना खिलाया जा रहा हो, उसे टाइम टू टाइम खिलाना होता है, वो खाना खिलाना है एक होम हेल्थ सहायक को। अब मरीज को खाना खिलाना क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। एक होम हेल्थ एड के रूप में आपके सबसे महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक है मरीजों को खाना खिलाना। विभिन्न चिकित्सा स्थितियों से ग्रस्त अलग मरीजों को अलग तरीके से खिलाया जाना चाहिए। जो एक होम हेल्थ सहायक है, उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, मरीज को खाना खिलाना। खाना खिलाने से मरीज को पौष्टिक आहार मिलेगा, प्रोटीन, कैल्शियम जैसे बहुत से पोषण मिलेगा, जिससे इस अध्याय में हम खाना खिलाने के विभिन्न तकनीकों और खाना खिलाने में होम हेल्थ एड की क्या भूमिका के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। जो हम ये लेसन पढ़ रहे हैं उसमें क्या है कि एक होम हेल्थ सहायक का क्या भूमिका होती है खाना खिलाने में, और किस तकनीकी से वो खाना खिला सकता है, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। मरीज को खाना खिलाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए आपको, इसके बारे में हम जानेंगे। स्टेनलेस स्टील प्लेट का प्रयोग करना है, जो प्लेट होती है खाना खिलाने के लिए उसका उपयोग करना है। स्टेनलेस स्टील गिलास में पानी का उपयोग किया जाता है, पानी डाल के मरीज को पिलाने के लिए काम में लिया जाता है। स्टेनलेस स्टील चम्मच से मरीज को मुंह में जो खाना खिलाया जाता है उसका उपयोग करते हैं चम्मच से। स्टील का कटोरा होता है, कटोरे में सब्जी या आप जो दलिया खिचड़ी रखते हो वो रख सकते हो इसके अंदर। स्टील का जग में पानी उसके पास में रख सकते हो, जब जरूरत हो उतना पानी उससे ले सकते हो। उपयोग करके फेंकने योग्य दस्ताने, जो आपने उपयोग में लिया है दस्ताने, उनको फेंकने वाले कचरे का भी ध्यान रखना होता है। खाना खिलाने के प्रकार, कितने टाइप से आप खाना खिला सकते हो मरीज को, इसके बारे में हम जानेंगे, अवगत कराएंगे आपको। डॉक्टर मरीज की शारीरिक हालत और पोषण के प्रकार की जरूरत के आधार पर ही तय करता है कि खाना खिलाने के लिए कौन कौन से तरीके निम्न विकल्प होते हैं। जो डॉक्टर होता है मरीज की शारीरिक स्थिति के बारे में हालत करता है, उसके आधार पर ही एक होम हेल्थ सहायक को मरीज के पोषण के प्रकारों को जानता है और उसके द्वारा ही वो खाना मरीज को खिलाता है। अब इसमें कौन कौन से होते हैं प्रकार जो हम जानेंगे। पहला है मुंह से खाना खिलाना, मुंह के द्वारा खाना खिलाया जाता है। दूसरा है ट्यूब से खाना खिलाना, ट्यूब के द्वारा भी खाना खिलाया जाता है। तीसरा है तरल पदार्थ या नर्सों के मार्ग से खाना खिलाना, नर्स के माध्यम से या तरल पदार्थ को किस प्रकार दिया जाता है उसके बारे में हम लोग अवगत होंगे। अब पहला है मुंह से खाना खिलाना। मुंह से खाना खिलाने का मतलब है कि मुंह के माध्यम से भोजन या तरल पदार्थ देना। जो आप खाना खिला रहे हो वो मुंह के माध्यम से खिला सकते हो ताकि वो सीधा डाइजेस्ट सिस्टम में जाए और उस आहार का पाचन हो सके। मुंह से खाना खिलाने में चम्मच और अन्य सामान्य बर्तनों का उपयोग किया जाना चाहिए। आप अगर एक होम हेल्थ सहायक मरीज स्वयं खाना नहीं खा सकता है तो उसमें एक होम हेल्थ सहायक चम्मच के द्वारा या सामान्य बर्तनों के द्वारा उसको खाना खिला सकता है। इसकी सलाह उन मरीजों के लिए दी जाती है, मरीजों को सलाह दी जाती है कि आपको हम खाना खिला रहे हैं या आप हमारे साथ कोऑपरेटिव करके खाना खाइए। जो दैनिक गतिविधियों का प्रदर्शन सामान्य रूप से कर सकते हैं और आपके द्वारा दिए गए निर्देशों का प्रतिक्रिया करते हैं, उनका ध्यानपूर्वक ध्यान रखना चाहिए। अब ट्यूब से खाना खिलाना, ऐसे मरीज जो ओरली मुंह से खाना नहीं खा सकते उनको हम ट्यूब द्वारा
खाना खिला सकते हैं। जो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब बोला जाता है, उसे हम तरल खाना खिला सकते हैं, उसे दवाई भी दे सकते हैं, उसे पानी भी पिला सकते हैं, उसे जूस भी हम पिला सकते हैं। अब खाना खिलाने वाली ट्यूब एक चिकित्सा उपकरण है। ये चिकित्सा उपकरण ये ट्यूब होती है जो उन मरीजों को पोषण प्रदान करने के लिए इस्तेमाल की जाती है जो मुंह से पोषण प्राप्त नहीं कर सकते, खाने को निगलने में असमर्थ हो या पोषण तत्वों की पूर्तता की जरूरत है। ऐसे मरीज जो खाने खाने में असमर्थ हो, खाना खाने में असमर्थ हो या वो उस खाने को निगलने में असमर्थ हो, ऐसे मरीजों को हम ट्यूब के द्वारा खाना खिलाते हैं। खाना खिलाने वाली ट्यूब में बाहरी पोषण का प्रकार एक तरल रूप में पाचन तंत्र में पहुंचाया जाता है। जो हम खाना खिला रहे हैं ट्यूब के माध्यम से, वो ट्यूब सीधा किस पे जाके करेगी? पाचन तंत्र होता है, उसमें जाके स्टोर कर देगा खाने का और उसका डाइजेशन करेगा। ट्यूब को अक्सर गले या नाक के माध्यम से पाचन तंत्र के अंदर डाला जाता है। जो ट्यूब डाली जाती है वो कहाँ से? नाक में होती हुई गले में जाती है और गले के माध्यम से सीधी कहाँ जाती है? डाइजेस्टिव सिस्टम में, पाचन तंत्र के अंदर जाती है। ट्यूब भोजन को सीधे पाचन तंत्र में ले जाता है और जो खाना हम डालते हैं ऊपर से ट्यूब के द्वारा खिलाते हैं वो सीधा किस में जाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, स्टोमक में चला जाता है। कभी कभी मुंह से खाना खिलाना विधि के अलावा भी प्रयोग किया जा सकता है। ऐसी सिचुएशन हो जिसमें खाना मुंह से नहीं खा सकता या उसकी सर्जरी हो रखी हो, इसमें हम ट्यूब के द्वारा मरीज को खाना खिला सकते हैं। ट्यूब भोजन को सीधे पाचन तंत्र में ले जाता है। जो पाचन तंत्र में कभी कभी ये मुंह से खाना खिलाने विधि के अलावा भी प्रयोग किया जा सकता है। ट्यूब का सबसे आम प्रकार जो खाना खिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है राइस ट्यूब कहलाती है। इसको हम क्या बोलते हैं? राइस ट्यूब बोलते हैं। इसको राइस ट्यूब बोलते हैं। राइस ट्यूब को नाक की ट्यूब या एनर्जी ट्यूब भी पुकारा जाता है। इसको और दूसरे नाम से किस नाम से पुकारा जाता है? नाक की ट्यूब बोल सकते हैं या एनजी ट्यूब जिसे बोलते हैं उसके भी बोल सकते हैं। जो आपको दिख रही है इमेज में नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, अगर आप ओरली खाना नहीं खा रहा हो या स्टोमक की सर्जरी हो रही हो, इसके माध्यम से भी व्यक्ति खाना नहीं खा रहा हो, तो आप तीसरा मेथड अपना सकते हो। आईवी तरल पदार्थ, जो आईवी फ्लूइड देते हैं, नसों में तरल पदार्थ देते हैं, उसका प्रयोग भी कर सकता है एक होम्योपैथ। नसों में तरल पदार्थ या आईवी लाइन का इस्तेमाल उन मरीजों के मामले में किया जाता है जो आपकी सहायता के साथ भी खाना खाने में असमर्थ हो। खाना खाने के मतलब आईवी फ्लूइड जो दे रहे हो आप, वो भी एक पौष्टिक आहार का कार्य करता है जो मरीज को खाने की भूख को मिटाता है और उसे फ्लूइड की मात्रा को बढ़ाता है शरीर में। इसलिए आईवी लाइन से हम खाना या आईवी लाइन पदार्थ, तरल पदार्थ हम लोग दे सकते हैं। ये एक अल्पानिक उपकरण है जो नस के माध्यम से खून में आवश्यक पोषक तत्व से युक्त तरल पदार्थ देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो नस के द्वारा जो मेडिसिन दी जाती है, वो पोषक तत्व दिया जाता है या तरल पदार्थ दिया जाता है, उसका इस्तेमाल वो जाके सीधा किस में करता है? ब्लड में रूपांतरण करता है और ब्लड से ही पौष्टिक आहार शरीर में मिलता है। एक प्लेट लाइन डालने की प्रक्रिया विशेष है। जो लाइन डाली जाती है आईवी लाइन, उसके द्वारा ही हम भोज्य पदार्थ दे सकते हैं और नर्स द्वारा की जाती है। जो नर्स द्वारा ये मेडिसिन दी जाती है। प्लेट लाइन आमतौर पर डॉक्टर के निर्देश पर नर्स द्वारा डाली जाती है। जो प्लेट लाइन डाली जाती है वो किसके? डॉक्टर जो निर्देश देता है उसमें नर्स उसको लगाती है। आईवी लाइन कैनुला जो होता है उसको लगाती है। आपको समय समय पर प्लेट तरल पदार्थ के स्तर की जांच करनी होगी और नर्स को इसके बारे में सूचना करना होगा। अब अपना अभ्यास प्रश्न है, ट्यूब द्वारा भोजन देने से भोजन कहाँ जाता है? बताइए। हमने अभी पढ़ा है ट्यूब से, अगर नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से अगर भोजन खिला रहे हैं मरीज को, तो वो कहाँ जाएगा? पाचन तंत्र में जाएगा या तंत्रिका तंत्र में जाएगा, अंतःस्रावी तंत्र में जाएगा, पेशीय तंत्र में जाएगा? हाँ जी, पाचन तंत्र में जाएगा। सही है वो आंसर है आपका। कारण ये ऐसी ट्यूब है जो नाक से सीधे पेट में डाली जाती है और मरीज के मुंह द्वारा भोजन नहीं ले सकता, इसलिए डाली जाती है। अब मरीज को खाना खिलाते समय एक होम्योपैथ की क्या क्या भूमिका होती है? जब एक होम्योपैथ खाना खिला रहा हो मरीज को,
तो उसकी क्या भूमिका होती है, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिससे वो खाना खिलाता है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखा जाता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहला है, मरीज को स्वतंत्र रूप से खाना खाने के लिए प्रोत्साहित करें। मरीज को कहें कि स्वतंत्र रूप से आप खाना खाएं, इसके लिए मरीज को कहना है होममेड सहायक को। दूसरा है, मरीज रिकॉर्ड की जांच करें, यह देखने के लिए कि आहार को लेकर किसी दिशा निर्देश का पालन करना है या किसी भोजन का त्याग करना है। मरीज को रिकॉर्ड को चेक करना है होममेड सहायक को खाना खिलाने से पहले कि वो खाना खाने में कौन कौन सी चीजों का उपयोग करना है, कौन सी चीजों को उसको खिलाना नहीं है। तीसरा है, यदि व्यक्ति ने ठीक से नहीं खाना खाया हो तो आपको इसके बारे में तुरंत ड्यूटी पर तैनात नर्स को बताना होगा। यदि मरीज किसी कारणवश खाना नहीं खा रहा हो, उसको या तो वोमिटिंग हो रही हो या वो खाना नहीं खाया हो, तो इसके लिए आपको जो ड्यूटी पे नर्स होती है उसको सूचित करना है। चौथा है, व्यक्ति के करीब कुर्सी पर बैठे जिससे वह आपके देख या सुन सकें। जो खाना आप उन्हें खिला रहे हैं उसके बारे में उन्हें बात करें। व्यक्ति को खाना खिलाते समय एक कुर्सी पे या चेयर पे बैठना है और उसे जो बातें वो कह रहा है उसका ध्यानपूर्वक सुनना है, उसे खाना खिलाते रहना है। पांचवा है, चम्मच को उनके मुंह के किनारे पर डालें जहां उसे एहसास हो। चम्मच को आप उसके मुंह के करीब ले जाएं जिससे वो उसको एहसास हो कि हमें खाना खिलाया जा रहा है। सुनिश्चित कि भोजन निगलना जा रहा हो और मरीज के मुंह से शून्य भाग को एकत्रित नहीं हो रहा हो। मरीज को ऐसा पता लगाना चाहिए कि मरीज खाने को निगल रहा है या नहीं निगल रहा है, इसका उसे महसूस होना चाहिए। अब मरीज को खाना खिलाते समय एक होममेड सहायक को क्या सावधानियां रखनी होती है, इसके बारे में जानेंगे। मरीज को खाना खिलाने से पहले मरीज के आहार के बारे में आहार विशेषज्ञ या नर्स के साथ जांचें। मरीज को जो खाना खिलाया जा रहा है एक होममेड सहायक को, उस आहार को आपको चेक करना है या नर्स के द्वारा उसको चेक करवाना है ताकि ये खाना हम मरीज को खिला सकते हैं क्या, ये पूछ के क्वेश्चन आप कर सकते हो। दूसरा, मरीज जिस गति में सहज हो उसमें ही उसे खाना खिलाए। मरीज की जैसी सिचुएशन है उसी सिचुएशन में उसको खाना खिलाना चाहिए। जैसे आपने मुंह से खाना खिलाना है, अगर मुंह की सिचुएशन है उसे खाना खाने की तो उसे खिला सकते हो। ट्यूब के द्वारा भी खाना खाना चाहता है उसे ट्यूब से भी खाना खिला सकते हो। तीसरा है, सुनिश्चित करें कि मरीज खाना खिलाने से पहले पूरे से जगह और सतर्क हो। जब मरीज को खाना खिला रहे हो आप तो वो जगह होना चाहिए और वो सतर्क होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए खाना खाने के लिए। चौथा है, मरीज को भोजन या तरल पदार्थ देने से पहले यह सुनिश्चित करें कि यह सही सामर्थ्य में हो। मरीज को जो भी भोजन दिया जा रहा है, तरल पदार्थ दे रहे हैं, उसको सुनिश्चित करना चाहिए और मरीज को एहसास कराना चाहिए कि हम आपको ये खाना खिला रहे हैं। पांचवा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि मरीज का हर भोजन उनके खाने के मुताबिक ठीक हो, भोजन या तरल पदार्थ का तापमान जांच ले। जो भी खाना खिला रहे हो आप, एक होममेड सहायक मरीज को खाना खिला रहे हैं, उसका भोजन का तापमान चेक कर लेना चाहिए कि खाना ठंडा है या गर्म है। इस चीज का उसको ध्यानपूर्वक रखना चाहिए। छठा है, कभी भी खाना खाते समय मरीज के साथ जल्दबाजी ना करें। कभी मरीज को खाना तब तक ना खिलाएं जब तक सही स्थिति में ना हो। अगर आप एक होममेड सहायक मरीज को खाना खिला रहा हो तो कभी भी जल्दबाजी नहीं करना है। आराम से जब तक वो चबा चबा के खाना नहीं खा रहा हो उसको चबा चबा के खाना खिलाना है ताकि वो शांतिपूर्ण खाना खा सके। अब भोजन परोसने के लिए क्या दिशा निर्देश होते हैं, एक होममेड सहायक का क्या कार्य होता है, क्या क्या चीजों को ध्यान रखना होता है खाना खिलाते समय, क्या निर्देश का पालन करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहला है, मरीज के आहार योजना के बारे में नर्स से पूछें। जो भी आप मरीज को खाना खिला रहे हो उसके लिए आप नर्स से संपर्क करें। दूसरा है, भोजन से पहले अपने हाथ धोने के लिए शौचालय ले जाने में मरीज की मदद करें। जब आप मरीज को खाना खिला रहे हो आपने भी हाथ धोने हुए हो और मरीज के हाथों को भी धुलाना है। तीसरा है, खाना जो भी परोसे जा रहा है उसका तापमान जांचें। यह मरीज के लिए सहज होना चाहिए। जो खाना खिला रहे हो आप उसका तापमान चेक करना है कि ठंडा गर्म तो नहीं है। इस चीज का एक होममेड सहायक को ध्यान रखना है। चौथा है, शोर का स्तर कम रखें। कहीं शोर हो रहा हो तो उसका स्तर को कम रखना है और मरीज को खाना खिलाना है। पांचवा, चिल्लाएं नहीं या अपनी आवाज ना ऊंची करें।
मरीज को खाना खिलाते समय चिल्लाना नहीं है, चिल्ला चिल्ला की बातें नहीं करनी है, बिल्कुल शांतिपूर्ण उसको खाना खिलाना है। छठा है, प्लेट या कप को मत बजाएं। खाना खिलाते समय पेट को नहीं बजाना है या कप को नहीं बजाना है। सातवां, खाए जाने वाले भोजन की व्यवस्था कुछ इस तरह से करें जहां सभी चीजों मरीजों से छूने के लिए खुली रखी जाए हो। ऐसी व्यवस्था रखनी है जहां से मरीज को आप शांतिपूर्ण या सरल तरीके से खाना खिला सको। अभ्यास प्रश्न 2, भोजन परोसने के लिए दिशा निर्देश क्या है? खाना जो भी परोसा जा रहा है उसका तापमान जांचना चाहिए, सही है। भोजन से पहले अपने हाथ धोने के लिए शौचालय ले जाने में मरीज की मदद करना चाहिए, जी हाँ सही है ये भी। मरीज की आहार योजना के बारे में नर्स से पूछे, ये भी सही है। तो अपना आंसर क्या हो गया? तीनों ही सही है, तो उपरोक्त सभी। कारण, इस सब दिशा निर्देशों का भोजन देते वक्त फॉलो करना है जिससे मरीज को भोजन निगलने में दिक्कत ना हो। अब खाद्य पोषण या और आहार शास्त्र क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्या क्या चीजें होती है खाने के लिए, क्या क्या जोखिमें होती है, इसके बारे में हम आपको अवगत कराएंगे। अब इस भोजन के बारे में पढ़ें। जो भोजन आप दे रहे हैं मरीज को उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। जो मरीज को दिया जाता है उसके बारे में जानना जरूरी है। उसका क्या महत्व होता है कि भोजन देने से क्या महत्व मिलता है, जो भोजन हम दे रहे हैं उससे क्या पोषण मिलेगा, इसके बारे में एक होम्योपैथ को पता होना चाहिए। भोजन जो मरीज को खिलाते हैं उनका मरीजों को स्वास्थ्य पर उल्लेखनीय असर पड़ता है। जो भी आप भोजन खिला रहे हो उसे उसके मरीज के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। आहार में परिवर्तन कई स्वास्थ्य समस्याओं से बचने या नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। जो आहार आप मरीज को खिला रहे हो उसकी समस्याओं को नियंत्रण करने में उसकी मदद करता है, जिसमें क्या क्या होता है? मोटापा, मधुमेह, कैंसर के लिए कुछ जोखिम कारक और हृदय रोग शामिल है। अगर मरीज को खाना खिलाते हैं, जब मरीज का और खाना हो जाता है उसमें क्या हो सकता है? मोटापा भी आ सकता है, मधुमेह भी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है, उसमें कुछ जोखिम हो सकता है। उसको नॉर्मल आहार देना चाहिए। आहार शास्त्र एक स्वास्थ्य क्षेत्र है जो पोषण और स्वास्थ्य के बीच के तालमेल में केंद्रित होता है। जो भी आप खाना दे रहे हो उसमें एक स्वास्थ्य और पोषण का एक तालमेल होता है जो दोनों का केंद्र बनाता है। एक होम हेल्थ एड के रूप में आपको मरीज की स्थिति या रोग के प्रकार के अनुसार मरीज के पोषण की जरूरत के बारे में पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। जो होम हेल्थ सहायक है, मरीज को खाना खिला रहा हो उसके पोषण के बारे में जानना जरूरी है और उसे पर्याप्त उस चीज का ज्ञान होना जरूरी है। वे भोजन जो स्वास्थ्य और रोग में मरीजों को दिया जाता है जिनके बारे में होम हेल्थ एड को पता होना चाहिए। वे भोजन जो स्वास्थ्य और रोग में मरीज को दिया जाता है। जो भोजन आप मरीज को खिला रहे हो या स्वास्थ्य में भोजन जो दे रहे हो इसके बारे में एक होम हेल्थ एड को पता होना चाहिए कि किस प्रकार भोजन कराया जाता है, किस प्रकार ये भोजन खिलाने से उसको क्या पोषण मिलेगा, या भोजन खिलाने का तरीका कैसा होना चाहिए। ये इन चीजों का एक होम हेल्थ एड को ध्यान रखना होता है। अब खाद्य पोषण और आहार शास्त्र, अब क्या क्या लक्षण होते हैं, सिम्टम्स दिखाई देंगे। जो खाद्य पोषण हम देते हैं उससे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या बीमारियां हो सकती है, क्या क्या उसको दिक्कतें हो सकती है मरीज को, उसका हमें अवगत कराते हैं। पेट की खराबी, उससे डाइजेस्ट सिस्टम खराब हो सकता है मरीज का। जीभ मचलाना, ज्यादा खाने से मरीज का जीभ मचला सकता है। दस्त भी लग सकते हैं मरीज को। ऐंठन भी हो सकती है, पेट में ऐंठन हो सकती है, वो स्टूल पास भी नहीं कर सकता। उल्टी, खाना खिलाते समय मरीज को वोमिट भी हो सकती है। अब आंत्रशोथ में आहार, आंत्रशोथ क्या होता है? ये एक पेट फ्लू की बीमारी है। इसको कैसे बचाया जा सकता है, एक होम्योपैथ का इसमें क्या भूमिका होती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आंत्रशोथ आम पेट फ्लू है, वह स्थिति है जहां जठर रात्र पंत वायरस संक्रमण के सिकुड़ने के कारण सूज जाता है। जो गैस्ट्रिक जूस होता है, वहां बाइल होता है, वो बिल्कुल लीवर को सिकुड़ देता है, उसके कारण ये बीमारी होती है, आंत्रशोथ बीमारी होती है। एक आंत्रशोथ आहार का लक्ष्य निर्जलीकरण को रोकना है, मतलब उसके डिहाइड्रेशन को रोकना होता है।
इलेक्ट्रोलाइट का उचित संतुलन बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। जो खाना खा रहे हो उसमें इलेक्ट्रोलाइट बनेगा, उसका संतुलन बनाए रखना भी बहुत जरूरी होता है। इलेक्ट्रोलाइट सोडियम और पोटेशियम की तरह शरीर में खनिज है जिसके ठीक से काम करना चाहिए। जो आप खाना खिला रहे हो, इलेक्ट्रोलाइट्स बन रहा है, उसमें सोडियम पोटेशियम जो भी बन रहा है, जो शरीर में खनिज है, उनका ठीक प्रकार से कार्य करना जरूरी है। उल्टी और दस्त आपके शरीर से कई इलेक्ट्रोलाइट बाहर ले जा सकता है। जो इलेक्ट्रोलाइट्स हमने शरीर में बनता है वो या तो वोमिटिंग के द्वारा या डायरिया के द्वारा बाहर निकल जाता है। इन मामलों में भोजन जो आपके पूर्ण निजलीकरण और इलेक्ट्रोलाइट्स के संतुलन को विनियमित करने में मदद करे। ऐसा भोजन जो आपको इलेक्ट्रोलाइट के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता हो, वही खाना एक मरीज को खिलाना चाहिए। मौखिक निजलीकरण लवण इस मामले में बहुत मदद करता है। मौखिक पूर्ण निजलीकरण लवण ओआरएस एक विशेष पेय है। अगर किसी का डिहाइड्रेशन हो जाता है तो हम उसको ओआरएस का घोल देते हैं ताकि ओआरएस उसके डिहाइड्रेशन को कम कर सके और उसका इलेक्ट्रोलाइट पावर की कैपेसिटी को बढ़ा सके। जो सूखे लवण का संयोजन करता है, जो सूखा लवण होता है उसका संयोजन कर देता है जब ठीक से सुरक्षित पानी के साथ मिलाया जाता है। इसको कैसे मिलाया जाता है? एक पानी होता है, गर्म पानी, उसमें थोड़ा सा डाल के आप उसका उपयोग कर सकते हैं। ओआरएस पेय शरीर को ओरल पोलियो होता है, शरीर को पुनः निजीकरण में मदद करता है, जो पुनः निजीकरण में वापस मदद, डिहाइड्रेशन को सही करने में मदद करता है। जो दस्त के कारण बहुत से तरल पदार्थ खा जाता है, जो कई प्रकार के अवशिष्ट उसके साथ मिल जाते हैं, उसे खत्म करता है। मौखिक निजलीकरण लवण बनाने के दो तरीके हैं। ये दो प्रकार से बनाया जा सकता है। बाजारों में उपलब्ध ओआरएस पाउडर से, एक तो बाजार में मिलता है जो ओआरएस पैकेट होता है वो बाजार में मिलता है, एक घर पे बना सकते हैं। जैसे निर्देशा होने पानी के साथ उसे मिला लें और उसे पानी में मिला के पिला सकते हैं। 24 घंटे में इसका उपयोग कर सकते हैं। 24 घंटे के बाद में इसको भगा देना है, उपयोग में नहीं लेना है। दूसरा तरीका यह है, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी लेनी है और 1 चम्मच नमक मिलाएं और घोल कर तैयार करें और मरीज को पिला सकते हैं। अब जो मधुमेह मरीज के लिए आहार, अब जो डायबिटीज वाले मरीज होते हैं उनको कौन सा भोजन दिया जाता है और कौन सा एक होम्योपैथी का कार्य होता है इसमें भोजन कराने का। डायबिटीज में एक शुगर वाला मरीज होता है जिसमें शुगर की चीजें मरीज को नहीं खिलाई जाती। इसके में क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है मरीज को, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। मरीज के लिए एक सरल और स्वस्थ भोजन योजना हो जो पोषक तत्वों में उच्च, वसा में कम, कैलोरी के मध्य हो। मतलब जो भी आप मधुमेह मरीज को खाना खिला रहे हो उसमें पोषण में क्या क्या होना चाहिए? कम वर्षा होनी चाहिए, कम फैट होना चाहिए और कम कैलोरी होनी चाहिए, जिससे मधुमेह ज्यादा बढ़े नहीं। दूसरा है, मरीज जो खाता है उसे कार्बोहाइड्रेट बढ़ाना चाहिए। मरीज को जो भी खाना खिला रहे हो उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को ज्यादा देना चाहिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट रक्त शर्करा को के स्तर पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? ब्लड सर्कुलेशन की मात्रा को बढ़ाता है और मधुमेह को कम करता है। अभ्यास प्रश्न, मधुमेह मरीज के लिए आहार कैसा होना चाहिए? वसा में कम, जो पोषक तत्वों में उच्च हो, कार्बोहाइड्रेट कम होना चाहिए। उपरोक्त सभी, जी हाँ उपरोक्त सभी। मधुमेह रोगी को संतुलित आहार न देने पर उसे ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, जो उसके स्वास्थ्य में गिरावट करता है, जैसे चक्कर आना, आंखों से धुंधला दिखाई देना। ये मधुमेह के लक्षण होते हैं। हृदय रोग में आहार, जो हार्ट की प्रॉब्लम होती है उसे कौन सा भोजन देना चाहिए, क्या क्या चीजें उसमें दी जाती है, इसके बारे में, एक होम्योपैथी की क्या भूमिका होती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। मरीज को दिल की बीमारियों से पीड़ित है, हार्ट की प्रॉब्लम मतलब दिल की बीमारी हो जाती है, उन्हें भोजन देना, स्वस्थ रखने क्या क्या चीज चाहिए? उन्हें स्वस्थ वसा, पोषक तत्व, फाइबर, ओमेगा और प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ दिए जाने चाहिए। उन्हें श्वास वर्षा युक्त फैट प्रयुक्त खाना देना चाहिए, जो फैट रहित हो, ज्यादा फैट वाले खाना नहीं देना चाहिए। और फाइबर, ओमेगा होना चाहिए, प्रोटीन युक्त भोजन होना चाहिए उसको देने के लिए। ज्यादातर प्रोटीन युक्त में कौन कौन से आ गया? अधिक फल खिलाने चाहिए, सब्जियां खाना बहुत मदद करेगा और उसे सब्जी खिलानी चाहिए। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा
कृपया हमें कमेंट जरूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।